हेलो बच्चों, बोर्ड एग्जाम काफ़ी हद तक हो ही चुका है आपका। एक मैथ्स का मेन एग्जाम बाकी है और एक इंग्लिश बाकी है, और फिर कंप्यूटर साइंस जिनका है उनका कंप्यूटर साइंस है। तो मैथ्स के लिए कुछ टिप्स हैं। बोर्ड में तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मैंने भी पूरा फुल स्कोर 100 किया हुआ है बोर्ड में। दिस नॉट समथिंग वेरी बिग अचीवमेंट टू ब्रैग अबाउट, बट जस्ट ठीक है, एक एग्जाम है, परफेक्शन है, तो हम उसके बारे में आपको फिर एडवाइस उसी अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। टिप्स में अगर हम शुरू करें, पहले जनरल बात ये कर लेते हैं। जनरल बात ये करते हैं कि जो पहली बात है कि कामनेस तो रहनी चाहिए पेपर में। अब बोलना आसान है, करना मुश्किल है, ये तो बात है ही है, तभी तो बहुत कम लोग ही अच्छा कर पाते हैं ना। बोलना आसान है, करना मुश्किल है, बहुत कम लोग उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो आप उनमें से कुछ बनोगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। बन ही चुके हो, पहला सेशन वगैरह हो ही चुका है आपका मेंस का, तो बन चुके हो आप टफ तो। अच्छा, मैथ्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि पेपर को ना, जो सबसे बड़ा सेक्शन है, आखिरी में सेक्शन बड़े बड़े होते हैं ना, वो केस स्टडी वाले और जो बड़े ज्यादा नंबर वाले जो क्वेश्चन थे उनको पहले ही कर लिया करो। मेरा ये ओपिनियन है। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर वो 100 आएगा ना तो 99 कर देंगे। मुझे जितने याद है, मैंने पेपर में ना कुछ रफ वगैरह कट इतना नहीं किया, तो कर देना चाहिए था वैसे, लेकिन मैं नहीं बोल, आप कर देना, लेकिन इतना बहुत ज्यादा मैंने ध्यान रखा नहीं था, क्योंकि फ्रेंकली मेरा बहुत इंक्लिनेशन था नहीं कि परफेक्शन आ जाए। आ गई, बट इतना कुछ बहुत सोच के मैं नहीं गया था, तो इतना नहीं। जैसे 10th में बहुत ट्राई किया था, उसमें 99 दे दिया उन्होंने, इसमें तो पता नहीं क्या कृपा रही भगवान की, 100 ही दे दिया। तो रफ वगैरह कट करना वो सब भी नहीं किया था मैंने, लेकिन कर देना चाहिए वैसे। तो अगर हम जनरल बात करें आपके लिए, तो क्या करना चाहिए, पेपर को रिवर्स ऑर्डर में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? भले ही एक नंबर खोने का खतरा रहता है 100 से 99 का, फिर भी क्यों करना चाहिए रिवर्स ऑर्डर में? क्योंकि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, चाहे जितने मर्जी आसान हो, कैलकुलेशन में आदमी फंस सकता है एग्जाम में। और एक बार कैलकुलेशन में चीज बिगड़ गई ना, जैसे कि अगर आपको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लेंथ फाइंड करनी है, उसमें थोड़ी गड़बड़ अगर कहीं हो रही है, तो उसको दोबारा करने में जो टाइम लगता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है, राइट। और अगर सोचो, अगर सीरियल ऑर्डर में कर रहे हो, शुरू से छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन पे जा रहे हो, तो बड़े क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर पाना इतना आसान नहीं होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन को फिर भी आप एक दो स्टेप उड़ा दोगे, 2 नंबर के क्वेश्चन में, 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो फिर काम चल जाएगा। बट बड़े क्वेश्चन में आप स्टेप उड़ाना भी चाहोगे तो खुद उड़ा पाओगे नहीं, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, पूरा एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमा के लिए डेरिवेटिव का ऑर्डर देखना पड़ेगा, राइट। जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाला ले लो, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना ही पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना ही पड़ेगा ना इंटीग्रेशन में। परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कितनी जल्दी बना लोगे? थोड़ा स्टेप वगैरह तो लेना ही पड़ेगा अपने लिए भी, नॉट फॉर द पर्पसेस ऑफ शोइंग ओनली, अपने खुद के लिए भी तो स्टेप्स आपको दिखाने ही पड़ेंगे ना। तो मेरी बात आप समझ गए अब, कि बड़े क्वेश्चंस को पहले कर लो, ताकि छोटे क्वेश्चंस में बाद में एक्सेलरेट हम कर सकें, राइट। और जो टाइम है, अपने नंबर के हिसाब से जो प्रोपोर्शनेट है ना टाइम, उसी हिसाब से बांट लो आप। जो भी 20 नंबर का सेक्शन है, 45 मिनट्स के अंदर टोटल हो जाना चाहिए, काइंड ऑफ। आप समझदार हो खुद। 180 मिनट्स में टाइम को प्रोपोर्शनेट वे में बांट दो, और हर मे बी 30 मिनट्स में या 45 मिनट्स में अगर ऑब्जर्व कर लो कि कहीं ज्यादा पीछे तो नहीं हो रहे, ज्यादा पीछे हो रहे, थोड़ी सी वहां स्पीड बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। और अगेन आगे स्पीड बढ़ाओगे तो छोटे क्वेश्चन में स्पीड बढ़ना थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। आई थिंक यू गेट द पॉइंट। स्किप तो मत करना किसी क्वेश्चन को, स्किप तो मत ही करना, सारे ही क्वेश्चंस करने हैं, राइट। इसमें जेई वगैरह में होता है ना कि हमको क्वेश्चन का आइडिया नहीं आ रहा, तो उसको बाद में देखेंगे, पूरा पेपर का मोमेंटम खराब ना हो जाए। ऐसा तो नहीं है, सारे क्वेश्चन का आइडिया पता ही है तो कर देना। फिर छोड़ोगे तो फिर आने का टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, यही सबसे मेजर बात है। कैलकुलेशन का ध्यान रखोगे तो फुल स्कोर आ ही जाएगा आपका, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन तो होगा नहीं जो आप कर नहीं पाओ। स्टेप्स को साफ सुथरा लिखना भाई। अब इसमें तो थोड़ा स्टेप उड़ाने की आदत होती है, तो स्टेप बाय स्टेप लिखना ना, सिर्फ बोर्ड वालों के लिए नहीं, अपनी खुद के लिए भी, ताकि कम से कम गलती हो। आपने रियलाइज किया होगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो गलतियां काफी कम होती है, ना के बराबर ही होती है। अब हम बात करें चैप्टर बाय चैप्टर। रिलेशंस फंक्शन में क्या 2 मेजर सेगमेंट्स हैं। एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव प्रूफ करना होता है, जो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए होता है, और फिर 1-1-on-2 प्रूफ करना होता है, राइट। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव में ज्यादातर बच्चे ट्रांजिटिव में ही फंसते हैं, तो ट्रांजिटिव का थोड़ा स्पेशल प्रैक्टिस कर लेना। प्रीवियस ईयर कहां से प्रैक्टिस करोगे, कहां से प्रैक्टिस करोगे, कहां से? जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बस उन्हीं से प्रैक्टिस कर लेनी है। और सीबीएसई की जो ऑफिशियल सैंपल पेपर आता है उसको देख लो, उससे मार्किंग स्कीम भी होती है, उसमें ये भी लिखा होता है कि किस स्टेप का 1 नंबर है, किस स्टेप का 0.5 नंबर है। उन सब चीजों को ढंग से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। 1-1-on-2 फंक्शंस, 1-1-on-2 फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन में थोड़ी दिक्कत ही होती है कि अच्छे क्वेश्चंस में ऑन टू फंक्शन में प्रॉपर आपको रेंज निकालना पड़ता है। बट जो बोर्ड वाले ऑन क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑन टू निकालना होता है, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन में एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई करके रेंज निकाली जाती है। 1-1 के लिए तो पता ही है आपको, fx1 = fx2 implies that x1 = x2। डिफरेंशिएट मत कर देना 1-1 फंक्शन में, डेरिवेटिव मोनोटोनी की संबंध दिखा देना, समझ रहे हो? प्रॉपर fx1 fx2 से ही करना। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसके बारे में ज्यादा बात करके कोई फायदा नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है। सिलेबस पहले भी छोटा था, इसको और छोटा कर दिया, तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन ही इससे रहता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से। हाँ, यहाँ पर
चैप्टर 3 एंड 4 मैट्रिसेस डिटरमिनेंट एक साथ हमने क्लब कर दिया है। तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तो आता ही रहता है। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स में किसको बोल रहा हूँ, उसमें होता है ना कि देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है ना कि चुनाव होना है, चुनाव के जो मोड्स हैं, जो प्रचार के मोड्स हैं, जो एडवर्टीजमेंट के मोड्स हैं, वो ये मोड्स हैं, हर मोड में इतना इतना खर्चा है और इतने इतने पैम्पलेट्स बांटे जाने हैं वगैरह वगैरह। तो उसका जो बेसिकली जो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली जाके मल्टीप्लाई वगैरह ही हो रहा होगा, बट वो आपको समझना पड़ेगा एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मैट्रिक्स कौन सी बनेगी और किस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट में कौन रहेगा राइट में कौन रहेगा। ऑल्दो डायमेंशन से भी चेक हो जाता है, बट पहले ही जान लोगे तो ज्यादा अच्छी पोजीशन में रहोगे ना यार आप, ठीक है। तो इक्वेशन सॉल्विंग, मैंने से लिंक्ड है बहुत इक्वेशन सॉल्विंग में होता है ना। अब इसमें मेरा एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन, इक्वेशन सॉल्विंग में जनरली क्या होता है, हम बोलते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। ए इनवर्स की जरूरत पड़ती है ना यार, समझ रहे हो ना, ax इज इक्वल टू b, सो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, व्हाट इज a इनवर्स 1 बाय डिटरमिनेंट a एडजॉइंट ऑफ a, तो सब निकालना पड़ता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन में उन्होंने पहले आपसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराया हुआ होता है जिसका प्रोडक्ट में भी ए टाई आ गया, a इंटू सी ए टाई आ गया। तो a इंटू सी जो ए टाई है ना बच्चे, वहां से आपको a इनवर्स निकालना है, अपना a इनवर्स एडजॉइंट वगैरह से नहीं निकालना है, निकालोगे तो नंबर नहीं देंगे वो। अगर उन्होंने ऐसा मेंशन कर रखा है ना कि AC निकालो और आपका AC कुछ आई या 2i या 3i या 4i जैसा आ रहा है, तो फिर C की मदद से आपको a इनवर्स निकालना है, अलग से अपना a इनवर्स नहीं निकालना है। इस बात का ध्यान रखना इक्वेशन सॉल्विंग में। और वो बड़ा फेमस होता है कि किसी मैट्रिक्स को दिखाओ कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है वगैरह वगैरह, रटा हो गया आपको a प्लस a ट्रांसपोज बाय 2, a माइनस a ट्रांसपोज बाय 2। एडजॉइंट इनवर्स अभी बात की हमने, बहुत केयरफुल लेना है यार, बहुत कैलकुलेशन होती है इसमें, लेकिन करनी पड़ती है। अब इसमें एक डिफिकल्ट पार्ट होता था डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, उसको डिलीट ही कर दिया उन्होंने, तो अब ये चैप्टर काफी ईजियर साइड पे हो गया। वो एक पोर्शन था जो एग्जाम में आपका स्पीड रोक सकता था, बट अब मुझे नहीं लगता कहीं किसी क्वेश्चन में आपको खास दिक्कत होने वाली है। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें और आता है कि डिटरमिनेंट के मैट्रिक्स के अंदर कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैट्रिक्स के अंदर मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो क्या होता है भाई, जो डिटरमिनेंट निकाल रहे हो तो वो जो 3 है वो हर रो से एक एक बार बाहर आता है, तो 3 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट a बन जाता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, समझ रहे हो। ये मैट्रिक्स में अगर हर एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 2 निकाल रहे हो बारी बारी से डिटरमिनेंट के टाइम पे, तो हर रो से एक एक 2 निकलेगा, तो 2 n टाइम्स निकल जाएगा। इसी है 1 मार्कर में आता है। अब क्वांटिटी ये 11 12 में रख के थोड़ी खिचड़ी पकी हुई है। तो लिमिट सॉल्विंग वाला जो क्वेश्चन होता है ना, लिमिट मेनली सॉल्व करना होता है। लिमिट सॉल्विंग में किस टाइप का क्वेश्चन देते हैं वो sin x by x वाला ही देते हैं, थोड़ा मोड़ा वेरी करते हैं। तो रेशनलाइज आ रहता है उसमें, tan वाला आ रहता है, tan को sin by cos लिख दो, कॉमन लेके 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला लग जाता है 2 sin x थीटा by 2 एंड लाइक दैट, उसी में घूमते रहते हैं वो, राइट, वहां जाता है। और फिर इसी में लिमिट सॉल्विंग में कहीं कम पूछते नहीं, कभी कभार वो f डैश x फंक्शन देखकर उसके डिफरेंशियल डी पूछ लेते हैं, तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो पहले, फिर डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव की वैल्यूज देख लो कहाँ अप्रोच करती हैं, राइट। ये आपको पता है जेईई में ऐसे इतनी इजीली नहीं करते, बट बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आराम से ऐसे मैनेज किए जाते हैं। लंबे डिफरेंशिएशन की तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जेईई में हम लंबे डिफरेंशिएशन में नहीं घुसते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए आपको करना पड़ता है। प्लीज कर लेना, ये तो हाथ रुक जाएगा वहां पर, बता रहा हूँ मैं। बहुत बड़े बड़े होते हैं वो, y इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, और सबका अलग अलग डेरिवेटिव ले लो, लॉग लो, मतलब अच्छा खासा होता है, करना पड़ेगा आपको अच्छे से। इसमें स्पेशल ध्यान रखना पैरामीटर्स जब इन्वॉल्व हो जाए, उसमें जब पैरामीटर्स जब इन्वॉल्व हो जाए ना, तो वहां एक गलती क्या होती है, सुनो मेरी बात। dy बाई डी एक्स कैसे निकलता है, dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा निकल गया। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में लोग गलती कर देते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स खुद ही थीटा का फंक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स खुद ही थीटा का फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट पे, नहीं थीटा के रेस्पेक्ट पे, तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ जो डी एक्स था वो बन गया डी थीटा, डी थीटा ऊपर चला गया, और गलती ठीक करने के लिए फिर डी एक्स लिखना पड़ा। तो मोटा मोटा मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाले क्वेश्चन में जिसमें पैरामीटर्स इन्वॉल्व होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाले क्वेश्चन में जिसमें पैरामीटर्स इन्वॉल्व होता है, उसमें आखिरी में एक डी थीटा बाई डी एक्स का फैक्टर भी मल्टीप्लाई होता है, वो मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना। और डी थीटा बाई डी एक्स आएगा कैसे बच्चा, डी एक्स बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल से आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। डबल डेरिवेटिव निकालने में जब पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे लोगों से वो डी थीटा बाई डी एक्स वाला फैक्टर मिस हो जाता है, आप प्लीज मिस मत करना। एक और छोटी सी बात है डबल डेरिवेटिव वाले में कि प्रूव दैट लिखा होता है, कि प्रूव एक बड़ा सा एक्सप्रेशन प्रूव करने बोलते हैं, उसमें क्या करो ना, जब डेरिवेटिव निकालो आप,
आपने डेरिवेटिव निकाला, कुछ स्क्वायर रूट वगैरह टाइप नीचे बन गया ना, तो उसको लेफ्ट साइड लेकर पूरे स्क्वायर कर दो। आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, राइट, कुछ स्क्वायर रूट बन गया ना, तो स्क्वायर रूट को उधर शिफ्ट करो और पूरे को स्क्वायर करके फिर एक बार और डिफरेंशिएट करो। आप करके देखना, आपको फायदा समझ में आएगा। जैसे कि सोचो साइन इनवर्स एक्स की बात हो रही है, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। √1 माइनस एक्स स्क्वायर को एलएचएस में ले जाओ, पूरे का स्क्वायर कर दो, फिर डिफरेंशिएट करो, आप देखना मैजिकली प्रूव हो जाएगा, तुरंत प्रूव हो जाएगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है, नंबर नहीं काटेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया गया सिलेबस से, पता ही है आपको। रेट मेजर है, शुरू में जो क्वेश्चन है, बालू गिरता है कोनिकल शेप में वगैरह वगैरह, पानी में पत्थर फेंकते हैं तो रिपल्स किस रेट से बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो बहुत इजी होना चाहिए आपके लिए, डेरिवेटिव लिखो। हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो एनसीईआरटी का तरीका है ना, वो अलग है, जो जेईई में हम करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसके टेबल्स बनाते हैं वो। तो प्लीज टेबल वैसे ही बना लेना, एनसीईआरटी से पढ़ लेना, इतना मैनेज कर लोगे आप लोग। या वो जो मार्किंग स्कीम है उसको देखना, उसके साथ टेबल बना देना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के। उसी में लोकल मैक्स लोकल मिनिमम भी आएगा और ग्लोबल मैक्स ग्लोबल मिन आएगा। अब यहाँ थोड़ा सा लफड़ा होता है, एनसीईआरटी में लोकल मैक्स लोकल मिन ग्लोबल मैक्स ग्लोबल मिन इतना अलग से मेंशन नहीं है, उसे ना मैक्स बोल देते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी लोकल निकाल देते हैं, कभी ग्लोबल निकाल देते हैं। जबकि जेईई में क्लियर होता है कि मैक्स मतलब ग्लोबल मैक्स होता है। तो कुछ कर नहीं सकते, अब आपको भी सिचुएशन के अनुसार देखना पड़ेगा। इतनी सारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसीलिए तो करनी है, ताकि पता चल जाए कब क्या करना है। ठीक है, ज्यादा डाउट हो तो लोकल मैक्स निकाल देना, ग्लोबल मैक्स निकाल देना, तो नंबर काटने का कोई स्कोप नहीं रहेगा उनके पास। वर्ड प्रोडक्ट्स, ये मुझे लगता है कि ये डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है बोर्ड के लेवल पे। जो वर्ड होते हैं ना कि एक क्यूबॉइड है, उसका सरफेस एरिया गिवन हो गया, उसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, फिर एक कोन के अंदर स्फीयर डाल दिया, फिर एक कोन के अंदर सिलेंडर डाल दिया। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये तंग करते हैं, इनकी प्रैक्टिस अगर करके नहीं जाओगे वहां दिक्कत हो जाएगी, बता रहा हूं मैं। प्लीज 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 कर लेना प्रैक्टिस। एनसीईआरटी में ही क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, बाकी बोर्ड के क्वेश्चन करोगे तो फुल प्रूफ तैयारी इसकी भी हो ही जाएगी। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में पहले इनडेफिनिट है, एनसीईआरटी में काफी सारे इनडेफिनिट है और लास्ट एक्सरसाइज में डेफिनिट है। इंटीग्रेशन के तरीके होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, आइलेट बाय पार्ट्स वाला, स्पेशल इंटीग्रल वो e की पावर x f x प्लस f डैश x वाला, या नीचे एक और होता है ना x4 प्लस 1 वाला जो होता है नीचे x4 प्लस 1, जिसमें x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है। रेशनल इरेशनल के ज्यादा वेरिएशन नहीं आते, बट पर कम्प्यूटिंग स्क्वायर वगैरह थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। और डेफिनेट की प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन आसान ही होते हैं इस पे, बोर्ड में तो मेंस पे अच्छे होते हैं, बट इस पे तो आसान ही होते हैं। बस वो मेनली किंग्स रूल ही लगाते हैं। a टू b वाली जो प्रॉपर्टी होती है, a प्लस b माइनस x वाली जो प्रॉपर्टी होती है, और थोड़ा मोड़ा -a to a वगैरह लगता है। ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स है, एरिया अंडर कर्व्स। इसमें जो बड़े बड़े कर्व्स के बीच में एरिया निकालना था उसको डिलीट ही कर दिया सिलेबस से। बहुत बेसिक कर्व्स है, बहुत फंडामेंटल कर्व्स है, उनके बीच में एरिया निकालना है। प्लॉट करो, एरिया निकालो, या तो अपर माइनस लोअर से या तो राइट माइनस लेफ्ट से। बोर्ड वाले जनरली अपर माइनस लोअर प्रेफर करते हैं, बट कुछ क्वेश्चन में देखोगे राइट माइनस लेफ्ट भी किया हुआ है, तो राइट माइनस लेफ्ट से नंबर नहीं काटेंगे। हाँ, पहली चॉइस अपर माइनस लोअर की ही रखना आप, बट राइट माइनस लेफ्ट भी कर सकते। डिफरेंशियल इक्वेशन ये तो हमेशा ही इजी चैप्टर होता है, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो चाहे आपका बोर्ड हो। हाँ, लंबी कैलकुलेशन जरूर आ जाती है मेंस में। तो वेरिएबल सेपरेबल, अगर सारे वेरिएबल अलग अलग हो जाए तो आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेट होकर सॉल्व हो जाएगी। होमोजेनियस ये टाइम लेता है भाई, इसमें टाइम लगता है। अब आगे तो किस्मत है, खराब है, जो है समझना समझ लो, मतलब वाई बैक्स को डी मान के टाइम तो लग जाता है होमोजेनियस में। लीनियर फिर जल्दी हो जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूले लिख देना प्लीज, फॉर्मूले जब जैसे कुछ भी यूज कर रहे हैं ना, यूजिंग द फॉर्मूला से लिख देना। उससे क्या होता है कि कुछ गलती अगर हो भी रही होती है ना, तो पूरे नंबर नहीं काटता है। वैसे गलती करनी नहीं, बाई चांस हो गई गलती तो पूरे नंबर नहीं कटेंगे, थोड़े नंबर मिल जाएंगे, और आपने लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप कि ऐसे करना था ऐसे करना था। तो लीनियर वाले में फॉर्मूला लिख देना, यूजिंग द फॉर्मूला, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला फॉर्मूला होता है। वेक्टर बोर्ड और मेंस दोनों पे आसान है, बस एडवांस का वेक्टर थोड़ा मुश्किल है अभी। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है वेक्टर। तो वेक्टर तो मैंने देखा है जो बच्चे बोर्ड की तैयारी करते हैं या ऑलमोस्ट मेंस की लेवल की तैयारी करते हैं, तो उनको वेक्टर तो बहुत इजी लगता है। एडवांस वालों को ही वेक्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो बहुत इजीली हैंडल कर लो। कि प्रोजेक्शन का ध्यान रखना, प्रोजेक्शन वैसे बोर्ड में कम ही चांस होता है पूछने का, बट नेवर नो, थोड़ा सरप्राइज करने के लिए पूछे। डॉट का ही तो लेना देना, प्रोजेक्शन समझ रहे हो किसको बोल रहा हूँ मैं। एक ही प्रोजेक्शन बी पर तो ए डॉट बी कैप, एक ही प्रोजेक्शन बी पर तो ए डॉट बी कैप, डॉट प्रोडक्ट ही है, कुछ भी नहीं है। बाकी डॉट क्रॉस का तो खेला है ही है। अब इसमें जो बच्चे जेईई एडवांस के लिए तैयारी करते हैं उनको वेक्टेबल प्रोडक्ट भी आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा गिवन है, लेट्स से a क्रॉस b इक्वल टू सी, a क्रॉस b इक्वल टू सी और कुछ कुछ आगे लिखा हुआ है, उनको लगता है VTB लगा दो यार, दोबारा क्रॉस ले लो c के साथ या a के साथ या b के साथ, एकदम खड़ाक से हो जाएगा। करना मत, ऐसा करना मत। आप वैसे ही करना है, इसको बोर्ड को पसंद है क्या, लेट b भी xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, लंबी लंबी इक्वेशन लिखो, क्रॉस लेके आपस में कंपेयर करो, सॉल्व करो। ऐसे ही करना भाई, प्लीज इमोशंस को कंट्रोल करना। रफ में छोटा सा क्रॉस, अगर आपका टाइम है तो चेक करने के लिए VTB से करके काट वाट देना उसको, VTB दिखना नहीं चाहिए आपके पेपर, फालतू ईगो
हर्ट नहीं करनी किसी की हमें। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री आसान चैप्टर ही होता है, प्लेन हटा ही दिया तो ज़्यादा कुछ अब है नहीं बस। लाइन डायरेक्शन कोसाइन रेशियो तो बेसिक ही होता है, लाइन की इक्वेशन, इंटरसेक्शन लाइंस, परपेंडिकुलर पॉइंट से लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो लाइन पे पॉइंट ज्यूम करते हैं, वेक्टर का डॉट जीरो लेते हैं वगैरह वगैरह, इजी चीज़ें हैं। हाँ, इसमें अच्छा क्या बन सकता है, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा किसमें आती है, स्क्यू लाइंस वाले। स्क्यू लाइंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, उसी कैलकुलेशन थोड़ी सी होती है अच्छी, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय मॉडुलस b1 क्रॉस b2, उस पर थोड़ा ध्यान रखना। बाकी तो वो ठीक ही है, तो बाकी तो बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं। एक और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि दो स्क्यू लाइन्स है ना, दो स्क्यू लाइन से एक थर्ड लाइन को कट करती जा रही है, दो स्क्यू लाइन से एक थर्ड लाइन को कट करती जा रही है और थर्ड लाइन का डी आर दे दिया है, तो क्या करते हैं याद है ना, इन दोनों लाइन पे एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, इसका वेक्टर निकाल लेते हैं और इसका वेक्टर और हमारा जो डी आर है वो दोनों सेम है, दोनों को कंपेयर कर देते हैं, है ना। रिपीट करूँ, ये दो लाइन से स्क्यू, एक लाइन इन दोनों कट करती जा रही है, इसका डी आर दे दिया तो इसके बारे में पूछा गया है, तो हम इन दोनों लाइंस पे एक एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, ए और बी, लैम्डा और म्यू के फॉर्म में, उनका सब्ट्रैक्ट करके वेक्टर निकाल लेते हैं। ये जो वेक्टर है और जो वेक्टर हमें दिया हुआ है दोनों आपस में कोलिनियर है, तो दोनों के क्वेश्चंस का रेशियो मैच कर देते हैं। एलपीबी तो अनबाउंडेड ही फंसेगा, बाउंडेड तो बहुत ही ज्यादा, अनबाउंडेड में थोड़ा सा वो इनइक्वलिटी वाला रीजन देखना पड़ता है, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है, ध्यान से करना, कर लोगे आप। और अगेन लास्ट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो यार आपका तो खून में अब हो गया होगा, खासकर बोर्ड लेवल प्रोबेबिलिटी तो तंग करेगा नहीं। तो कंडीशनल वाले क्वेश्चन होते हैं, वो जो घर में दो बच्चे हुए तो कौन बड़ा लड़का हुआ या लड़की हुई वाले क्वेश्चन होते हैं। इंडिपेंडेंट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी इनटू पी बी, सेट थ्योरी बेस्ड पी, ये ए यूनियन बी वाला जो होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 3 वाला भी आ सकता है लंबा लंबा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की होता है ना, ए हो गया फिर बी हो रहा है तो ए हो चुका है, सी हो रहा है तो ए और बी दोनों हो चुके हैं, लाइक दैट। टोटलिटी का बेस तो साथ साथ ही होता है कि काम हो गया, बताओ कैसे इस रास्ते से हुआ, इसके चांस। ए और बी दो बैग्स हैं, दोनों में कुछ कुछ बॉल्स हैं, हमने व्हाइट बॉल चुन लिया, पता है व्हाइट बॉल चुन लिया, ये बेस की बात हो रही है। बेस और टोटल में समझो, टोटल होता है कि जैसे दो बैग्स हैं, दो बैग्स हैं और एक काम करने की, दो बैग्स हैं और व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी को हम टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। दो बैग्स हैं और दोनों बैग, तो फाइनली जो व्हाइट बॉल हमारे हाथ में आ गया उसकी प्रोबेबिलिटी को हम टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और बेस कहता है कि पता है कि व्हाइट बॉल आ गया, मैं पता है कि व्हाइट बॉल आ गया, बताओ क्या चांस है कि पहले बैग से आया होगा, इसको बोलते हैं बेस। करेक्ट, मतलब बेस के हर क्वेश्चन में टोटल वाले से तो हमें गुजरना ही पड़ता है। दैट इज ऑल। मेन बात यह है कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस पहले करना, कैलकुलेशन का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, स्टेप लिख भी देना, फॉर्मूले वगैरह भी लिख देना, और हर कुछ टाइम पे एनालाइज करते रहना कि ज्यादा पीछे तो नहीं हो रहा टाइम से, क्योंकि मैथ्स में पेपर लेंदी होने का चांस होता है बोर्ड एग्जाम में। और ऑल्दो आप इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो, बट उस कम टाइम स्पैन में मामला थोड़ा टाइसी हो सकता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए हर 30-45 मिनट से अगर रिव्यू करते रहना कि आपकी स्पीड ज़्यादा स्लो तो नहीं हो रही है ना। और जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर ऑफिशियल रिलीज होता है उसको जरूर देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो आपको फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन आपसे उस दिन पूछे जाने वाले हैं और आपको क्या अप्रोच उस दिन रखनी है। राइट, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से नींद लेके जाना, क्योंकि नींद का फर्क पड़ता है कैलकुलेशन में। राइट, थैंक यू।